जय श्री कृष्णा प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी खुशी मंगल होंगे। ठीक है। और पढ़ते हैं अपन आप फिजिक्स। बाकी आप जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया? ठीक है, कमेंट किया आपने, अच्छा लगा। तो अपन पढ़ रहे थे क्या, 11th क्लास और बीएससी ओ अपने 11th क्लास और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है। तो अपना स्कोप ऑफ फिजिक्स था, उसके बारे में अपन ने अध्ययन नहीं किया था, तो उसका अध्ययन अब यहाँ करेंगे। मैंने बोला था हर टॉपिक पढ़ाऊंगा, कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स में अपन क्या पढ़ेंगे कि अपने जो लेंथ होती है, स्कोप ऑफ लेंथ, लेंथ भाई इतने मीटर से कम नहीं होगी, इतने से ज्यादा नहीं होगी। कि अपनी लंबाई है भाई, इलेक्ट्रॉन का साइज है कितना होता है, 10⁻⁻15। अब सर हम तो यूनिवर्स, तो यूनिवर्स का साइज से बड़ा नहीं हो सकता, तो यूनिवर्स का साइज कितना आएगा, 10⁻39। ठीक है, समझ आ रहा? वैसे अपन लिखेंगे 35, 10⁻35, सॉरी। और इसमें पढ़ेंगे अपन, चलते हैं अपने मास के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻39 अप्रोक्सीमेट, और इसका यूनिवर्स का 10⁻52। समझ आया? किसमें, केजी में, लेंथ मीटर में। ये चीजें समझ आ गई आपके, तो समझ है कि इस लेंथ से कम के बारे में अध्ययन नहीं किया जा सकता कोई पार्टिकल का, और इससे अधिक के बारे में अध्ययन नहीं किया जा सकता, है ना? अच्छी बात। और इसी में अपन चलते हैं भाई, छोटी क्वांटिटी है माइक्रो मैक्रो। तो इसमें दो साइज होता है, एक तो माइक्रो और एक मैक्रो। तो अपन मैक्रो के बारे में अध्ययन करते हैं कि मैक्रो क्या होता है। मैक्रो क्या होता है, हिंदी वाले स्थूल, और माइक्रो सूक्ष्म, बिल्कुल जो इसको देखा ना जा सके। तो ये मैक्रो होता है, इसके बारे में अपन अध्ययन कर सकते हैं। इसको अपन लैब में इसकी स्टडी कर सकते हैं। समझ? तो अपने ये होता है, जैसे अपना क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स मैक्रो, जानते हो मैक्रो, मैक्रो फिजिक्स होती है। क्लासिकल फिजिक्स के बारे में काफी सारी डिटेल मैंने बता चुकी है। और अपने माइक्रो, माइक्रो में अपना आता है जैसे पार्टिकल, जैसे न्यूक्लियाई होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सब चीजें कहाँ आती है, माइक्रो में। तो माइक्रो में अपन किस देखा नहीं जा सकता, बहुत बारीक होते हैं, मतलब नैनो पार्टिकल होते हैं फर्मी ऑर्डर के। तो बहुत छोटे पार्टिकल हो गए। माइक्रो, माइक्रो का मतलब समझा, सूक्ष्म। तो मतलब इसको अपन देख नहीं सकते अपनी आंखों से। ठीक है। तो ये देखते हैं आगे, देखो स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो अपन स्कोप ऑफ लेंथ लिखते हैं, नोट करो, स्कोप ऑफ लेंथ जो लिख रहा हूं ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन का साइज होता है, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन लिखना चाहो तो इलेक्ट्रॉन लिख लो। तो यहां से चलेंगे अपन, इसकी साइज 10⁻35 मीटर। क्या समझ आया? कहां तक गए, 10⁻35 मीटर। ये हो गया साइज ऑफ यूनिवर्स। समझा? कितनी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो कि इस साइज से कम की तो अपन स्टडी कर नहीं सकते, और इस साइज से अधिक की, इससे इस साइज से कोई अधिक पार्टिकल है उसका भी अपन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन नहीं कर सकते। इनके बीच बीच में जो चीजें होंगी, किसी पार्टिकल होंगे इनके बीच में, उनका ही अपन अध्ययन फिजिक्स में कर सकते हैं। समझ आया? कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स से बड़ा कुछ भी संभव नहीं है। अपना जो ब्रह्मांड है इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, अपन ये जानते हैं। ठीक है। तो सर लेंथ का बता दिए, मास का देखो, स्कोप ऑफ मास देखते हैं। तो मास का कहां से इसकी रेंज होगी, मैंने बताया 10⁻⁻39 टू 10⁻35 52 52 10⁻52। ठीक है। तो देखो अपना इलेक्ट्रॉन का मास मांगते हैं इसमें, 10⁻39 केजी में है।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कहां तक इसकी स्टडी कर सकते हैं, 10⁵ टू केजी, इन केजी, यूनिट क्या है इसकी, केजी में है। मास ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, समझ आ रहा कि स्कोप ऑफ लेंथ ये हो गया, स्कोप ऑफ मास ये हो गया। भाई इस साइज के कम पार्टिकल के अपन अध्ययन नहीं कर सकते, और इससे अधिक साइज के पार्टिकल का भी अपन अध्ययन नहीं कर सकते। इस रेंज के बीच में जो पार्टिकल होंगे और उनका ये साइज होगा और ये मास होगा, उन्हीं का अपन इसके फिजिक्स के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स यही है। आगे अपन चलते हैं, जैसे मेडिकल लाइन में अपनी होती है, एक्सरे हुआ, सोनोग्राफी हुई, सीटी स्कैन हुई, रोबोटिक्स हुआ, रेडियो एक्टिविटी हुई, ये सब फिजिक्स विथ मेडिकल की, फिजिक्स का रोल है जो मेडिकल में क्या है, ये चीजें जो अपन ने बता रहे हैं कि इनका यूज यहाँ होता है। वैसे ही फिजिक्स विथ केमिस्ट्री, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये चीजें केमिकल विथ फिजिक्स काम आती है। ऐसे ही काफी चीजें हैं, लेकिन इसका अध्ययन नहीं करेंगे अपन। क्या कहाँ करते हैं, मेडिकल में इसकी बात कर लेते हैं कि फिजिक्स विथ मेडिकल, फिजिक्स विथ मेडिकल। आराम आराम से नोट करो। हिंदी मीडियम में कोई दिक्कत तो, लंबाई का स्कोप लिख लो, ये साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन का आकार और ब्रह्मांड का आकार, साइज ऑफ इंग्लिश में लिख लो, अच्छा रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड का द्रव्यमान, समझ आ गया। फिजिक्स इज मेडिकल, तो मतलब देखो फिजिक्स का अपने चिकित्सा क्षेत्र में योगदान, ये क्या है, ये लिखो। तो देखो अपना एक्सरे अपने दैनिक जीवन में यूज आ रहा है, वो लिखना है। एक्सरे हो गया, सोनोग्राफी हो गया, सीटी स्कैन हो गया, रेडियो एक्टिविटी, ये टॉपिक पढ़ेंगे अपन थोड़ा आगे, रेडियो एक्टिविटी, रोबोटिक्स, काफी है ह्यूज। 1 2 3 4 5, ये 5 एग्जाम्पल दे देना आराम से कि एक्सरे में काम आता है, सोनोग्राफी में काम आता है, सीटी स्कैन, रेडियो एक्टिविटी, रोबोटिक्स। हिंदी में लिखना, हिंदी में भी ये होते हैं, इनको क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिविटी, सक्रियता, ये बोल देंगे, तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज नोट करने के बाद अपना इस चैप्टर में एक टॉपिक और बता है, वो बता है कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, देखते हैं। ये नोट करो, आराम से नोट कर लो। कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है आवाज वगैरह में, बढ़िया चल रहा है सिस्टम, चलना चाहिए, सिस्टम बढ़िया चलेगा। अब सिस्टम की बात करेंगे आगे, सिस्टम का नाम ले लिया, जो नाम लो उसी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। रब करूं, कंजर्वेशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन लॉ इसको अपन ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्यों है 11th-12th के बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भी देख रहे हैं, तो अपन आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए जो ये हाई लेवल पे है, उसका अलग से वीडियो बना के मैं ये अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा,
आप मुझे कमेंट करते रहना कि जो आवश्यकता आपको जिस चीज की है वो मुझे कॉल करना या कमेंट करना, ठीक है। आपको कोई सब्जेक्ट का टॉपिक है, सर इस सब्जेक्ट में जो ये टॉपिक है इसमें मुझे कम समझ आया, आपने कम पढ़ाया, तो मैं उसके अधिक और भी ज्यादा पढ़ा दूंगा और उसको नोट्स या तो नोट सेंड कर दूंगा या और वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो इंटरेस्ट में हो उसको करो। तो अपन चलते हैं यहाँ पर संरक्षण नियम, ठीक है, हिंदी मीडियम। कंजर्वेशन लॉज, संरक्षण के नियम। तो संरक्षण में जैसे एग्जांपल लिखते हैं ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण में होता है कि ये तो अपन ऊर्जा को या तो नष्ट नहीं कर सकते, न ही उत्पन्न कर सकते हैं, ओनली वन फॉर्म टू अदर फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ऊर्जा एक संरक्षण राशि है, समझ आया, कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है, केवल यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, समझ आया। वैसे देख लो द्रव्यमान, द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान, द्रव्यमान में देख लो जैसे एक देख ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये रिएक्टेंट होता है ए प्लस बी और सी प्लस डी प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, हिंदी मीडियम, रिएक्टेंट होता है हाभिकर्मक और प्रोडक्ट तो आपको मालूम हो गया कि हर चीज प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, क्या हो गया, उत्पाद। तो अभिक्रिया में, अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात वो दो द्रव्यमान होगा वो बराबर होगा, दोनों का मास होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पर समझ आया कि मास बराबर है, बैलेंस है, ठीक है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होगा, वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सॉरी। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, E बराबर एम सी स्क्वायर, E बराबर एम सी स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को लिखिए, उसमें आएगा E बराबर एम सी स्क्वायर, क्या आएगा, देखो इधर, E बराबर एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन रिलेशन भी यही है, मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, ये बोर्ड पे है, इसको याद करना, मैं तुझे लर्न करूंगा, मैं तुझे याद करूंगा। ऐसे ही द्रव्यमान ऊर्जा ऐसे अपन चार्ज कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, अपन चार्ज कंजर्वेशन के बारे में बात कर लेंगे, दो चार्ज पार्टिकल ले लेंगे, चल एक पे चार्ज ले लिया पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव, दोनों को जोड़ेंगे, चार्ज कितना हुआ, जीरो, मतलब चार्ज कंजर हो गया, संरक्षित हो गया, ठीक है। और भी चीजें बताएंगे, लेकिन ये इस लेवल पे काफी ठीक है, ज्यादा पढ़ाएंगे तो ये बच्चों के ऊपर से चल जाएगा, ठीक है। ये चीज होने के बाद अपन चलते हैं चार्ज के बारे में, अभी और बताएंगे, पढ़ाएंगे जा, एक और पढ़ेंगे यहाँ पर, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, हिंदी मीडियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो सर संवेग संरक्षण के नियम कितने होते हैं, संवेग संरक्षण के नियम दो प्रकार के होते हैं, कौन से, लीनियर कंजर्वेशन लॉ, सेकंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, हिंदी मीडियम, रेखीय संवेग संरक्षण नियम, दूसरा कोणीय संवेग संरक्षण नियम, ठीक है। तो रेखीय संवेग संरक्षण नियम में क्या होता है, जो निकाय पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। और उसमें कोणीय संवेग संरक्षण में जो एक्सटर्नल आघूर्ण लगता है, मतलब टॉर्क लगता है, बलागुण, वो जीरो हो जाता है। ये आगे समझा देंगे, लेकिन यहाँ तक ये चीजें नॉलेज में रहेगी, इसमें ये फोर्स जीरो हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी, छोटी छोटी चीजें याद रहेगी तो क्वेश्चन, जैसे डायरेक्ट एग्जांपल लीनियर कंजर्वेशन लॉ में एक्सटर्नल फोर्स को जीरो करके जो भी कैलकुलेशन होगी कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जब भी तो बोलता हूँ कि आराम से एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ये हो गया
अब इसमें इसको डिवाइडेशन करते हैं कंजर्वेशन लॉ का। ऊर्जा संरक्षण नियम, संरक्षण नियम। दूसरा लिखो द्रव्यमान संरक्षण नियम। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है, दिख रहा है आराम से। तीसरा चलते हैं आवेश संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण नियम। फोर्थ लिखेंगे संवेग, संवेग संरक्षण नियम। ठीक है, इंग्लिश मीडियम। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, मास कंजर्वेशन लॉ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। और चलता अपना मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। ये हिंदी मीडियम, ये ना सोचे कि हम इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में लिखो। आप आगे कोई भी तैयारी करोगे, टीचर आज इंग्लिश में बोलेगा और आपके ऊपर से जाएगी। ये मैं कर रहा हूं कि हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा रहा हूं, नहीं तो हिंदी पढ़ाएगा उसके इंग्लिश में नहीं बैठेगा सतुना, और जो इंग्लिश पढ़ाएगा उसका हिंदी में नहीं बैठेगा सतुना। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, हमें मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। तो ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको क्या है, आप तो नोट्स उतार रहे हो, समझते रहो, नोट्स उतारते रहो, इससे अच्छे नोट्स ही बन जाएंगे। और इंग्लिश आ गई तो अच्छा है, हिंदी वाले को हिंदी आ गई तो बढ़िया। मातृभाषा हिंदी तो अपनी वो तो आनी चाहिए, साथ में इंग्लिश भी सीखो। ठीक है, मातृभाषा से भटको मत। तो देखो अपन ना पहला आता ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या मैंने बोला कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। यहां लिख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण। इस नियम के अनुसार किसी निकाय की ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसमें केवल ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। दिख रहा? अर्थात लिख के ऐसे लिखना कि द्रव्यमान की ऊर्जा जो
ब्रह्मांड की ऊर्जा संरक्षित रहती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, ये नोट करो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी नॉट डिस्ट्रॉयड और नॉट क्रिएट, ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ठीक है, लिख लोगे या आराम से लिखो। इस नियम के अनुसार किसी निकाय की ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, अर्थात ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। यूनिवर्स टोटल एनर्जी कंजर्व, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स कंजर्वेटिव। नोट कर लिया होगा। सेकंड चलते हैं अपने, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम, सॉरी, ऊर्जा संरक्षण पढ़ लिया, यहां पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम में पढ़ते हैं, एक एग्जांपल ये लेते हैं, A प्लस बी ये चेंज हो रहा है C प्लस डी में, ये अभिकर्मक से उत्पाद बन रहा है। ठीक है, तो इसमें जो अभिक्रिया होगी अपनी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन को RxN से लिख दो, ऐसे रिएक्शन हो रही है। तो इस अभिक्रिया में अभिक्रिया के पश्चात वह अभिक्रिया के पहले जो अभिकर्मक है और उत्पाद है उसके दो द्रव्यमान हो गए वो समान हो गए। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया से उत्पाद बनने के पश्चात अभिकर्मक व उत्पादों का द्रव्यमान समान हो तो वह संरक्षण नियम कहलाता है। मतलब ये द्रव्यमान इसके कंजर होंगे, इसका और इसका द्रव्यमान बराबर होगा। ठीक है सर, हमें और ले लो एक एग्जांपल। मैंने बोला द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, एनर्जी मास रिलेशन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ये होता है E बराबर mc², जहां पर E होती है ऊर्जा, m होता है द्रव्यमान, C होता है प्रकाश का वेग। इंग्लिश मीडियम, E एनर्जी, m मास, C लाइट वेलोसिटी, लाइट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें ये होता है, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान ऊर्जा में चेंज हो जाता है और ऊर्जा द्रव्यमान में चेंज हो जाती है। मैंने बोला स्टेटमेंट वो प्रूफ हो रहा है ना कि इसमें तो द्रव्यमान बराबर हो गए और इसमें चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो गए ना एक रूप से दूसरे रूप में। ऊर्जा द्रव्यमान में चेंज हो रही है और द्रव्यमान ऊर्जा में चेंज हो रहा है। समझ आया? ये तो मैंने लिखा है वो लिख लिया, आगे ये लिखो E बराबर mc², इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित होती है और द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, इतना नोट कर लो। ठीक है, मजा आ रहा ना पढ़ने में? कोई दिक्कत?
डाउट? नो डाउट। अच्छी बात है। थर्ड से अपना आवेश संरक्षण नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अपन इसमें एग्जाम्पल लेके करते हैं कि एक एग्जाम्पल ये ले लो कि एक पार्टिकल है ये और एक पार्टिकल है ये है। इस पे मान लिया चार्ज प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है। समझ आ रहा? दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ दो आगे, ये जोड़ दिए, दोनों को जोड़े तो प्लस क्यू और माइनस क्यू इक्वल टू जीरो, मतलब टोटल चार्ज जीरो हो गया, मतलब कंजर हो गया। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो कोई सिस्टम है, ये सिस्टम मान लो ये होल सिस्टम है, कोई निकाय है। इसमें से अपन मानो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसमें क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें नेगेटिव चार्ज। इसमें कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी पॉजिटिव, और अधिकता इसमें आई नेगेटिव। समझ आया? अब इसको, ये सिस्टम है, इन दोनों चार्जों को जोड़ेंगे, क्या आ गया? या माना ये नेगेटिव है, इसको माइनस क्यू लिख देंगे, पॉजिटिव है प्लस क्यू लिख देंगे। ठीक है, जीरो आ गया, तो ये कंजर हो गया। दो एग्जांपल लिख लो, इसमें लिख लेंगे कि आवेश एक संरक्षण राशि है, चार्ज इज कंजर्वेटिव क्वांटिटी। नोट करो ये आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये और लिख लो, लिखो तो किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, ये लिख लो, किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। एनी सिस्टम चार्ज इज कंजर्व, टोटल चार्ज इज कंजर्व। ठीक है, अब अपने तीन पढ़ लिए, उसके बाद फोर्थ है संवेग संरक्षण नियम। तो संवेग संरक्षण नियम कितने प्रकार का होता है? लोग तो लिखा देंगे कि संवेग संरक्षण में लीनियर एंगुलर मोमेंटम और एक लीनियर मोमेंटम कंजर्व होते हैं। तो इसमें होगा कि इसमें फोर्स क्या होगा जब कंजर्व होगे, और इसमें बलागुण क्या होगा। ये चीजें समझने के बाद तो पढ़ेंगे। बोलते कि 11 से ऊपर गया, ये तो 11th में ही तो पढ़ना है ये चीजें। अब इसके आगे अपन मैथमेटिकल टूल पढ़ेंगे। लोग मैथमेटिकल टूल तो पहले पढ़ा देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स से। अगला अपन यूनिट के बाद मैथमेटिकल टूल पढ़ लेंगे या पहले पढ़ लेंगे, कि यूनिट में मैथमेटिकल टूल का कोई महत्व नहीं होता, मालूम है, कोई यूज नहीं होता टूल्स का। मैथमेटिकल टूल्स होते हैं अपने आगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, वहां मैथमेटिकल टूल अपने यूज होंगे। ठीक है, एक टॉपिक के बारे में काफी टाइम ले लिया, चलो कोई बात नहीं। अपन बोले थे चाहिए क्लास में एक टॉपिक पढ़े, आराम आराम से पढ़ेंगे, मजा लेके पढ़ेंगे। मजा आए ना तो कमेंट करना, वरना कमेंट मत करना। ठीक है, मैं फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स में हो कि आपने फिजिक्स पढ़ी है तब तो कमेंट करो, वन्यता लाइक भी मत करो वीडियो को। मैं नहीं कहता लाइक करो, लाइक किसको किया जाता है? जो पसंद आता है। लाइक का मीनिंग होता है पसंद। ठीक है, अगर पसंद आऊं तो धमाकेदार, ठीक है, मजा आ जाए फिर तो। नोट करो, नोट हो गए होगा ये तो।
अपना फोर्थ है क्या, संवेग संरक्षण नियम। संवेग संरक्षण नियम। मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मैंने बोला 2 प्रकार का हो गए, लिखो पहला, यही समझा दूंगा, ज्यादा आगे नोट्स ऐसे ही बना देना, इसमें तो अल्टीमेट नोट्स है। लिखो पहला टॉपिक इसमें, रेखीय संवेग संरक्षण। दूसरा लिखेंगे कोणीय संवेग संरक्षण। इंग्लिश मीडियम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम डेफिनेशन यहां क्लियर करूं या आगे करूं? आगे अपन अगली यूनिट में आराम से इनको एक एक को मात्रक भी निकालेंगे, इनके विमा भी निकालेंगे, फॉर्मूले भी निकालेंगे, ड्राइव करेंगे, ड्राइव भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, क्या दिक्कत है, सिलेबस हो जाएगा। इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है, थोड़ा सा सिलेबस है, तो थोड़ा सा, इतना सिलेबस है, ज्यादा आराम से करेंगे, मजे लेके पढ़ेंगे, डिप्रेशन में मत आओ। तो ये रेखीय संवेग संरक्षण नियम, तो इसमें ये होता है कि निकाय पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है, किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। किसी निकाय है, वो एक्सटर्नल को ऐसे लिख देता हूं AXT, एक्सटर्नल बाह्य, बाह्य बल का मान 0 हो जाता है। ये चीजें काफी है। और इसमें बाह्य बलागुण एक्सटर्नल टॉर्क, बाह्य बलागुण का मान 0 हो जाता है इसमें। ये मेन चीज है, किसी निकाय में बाह्य बल का मान 0 तो निकाय का कुल रेखीय संवेग सुरक्षित रहता है, ठीक है। किसी निकाय पर लगने वाले बाह्य बल का मान 0 हो तो निकाय का रेखीय संवेग सुरक्षित रहता है। वैसे लिखो, किसी निकाय पर बाह्य बलागुण का मान 0 होने पर निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है। एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तो टोटल निकाय का जो एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, इसमें तो एंगुलर मोमेंटम कंजर होगा और इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बहुत है, इतना पढ़ेंगे अपन तो अपना सिलेबस टाइम पे हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी दिक्कत हो, कोई सी प्रकार की दिक्कत हो आपको कि सर हमें नोट्स सही नहीं मिल रहे, पढ़ा सही नहीं रहे, और भी कोई प्रॉब्लम हो कि सर सीट वगैरह, तो ये प्रॉब्लम हो तो अपने व्हाट्सएप पे आप कॉल कर, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, मुझे कॉल करें, कॉल नहीं तो सर हमें कॉल नहीं करना तो कमेंट कर दो। मैं यूट्यूब पे आपका मेरे चैनल है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, वहां जाके मैं चेक कर लूंगा, वहां रिप्लाई कर दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। और इंग्लिश मीडियम इनको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, मैं लिख के खुद इंग्लिश में ये डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे तो नोट्स बन रहे होंगे पूरे, मैंने क्या नहीं लिखा है इंग्लिश में और क्या नहीं लिखा है हिंदी में, सब लिखा रखा ना, बोल रहा हूं। वैसे दोनों लैंग्वेज एक ही लैंग्वेज लिखा सकते हैं, या तो इंग्लिश या हिंदी,
एक को बोल देता हूँ, एक को लिखा देता हूँ। आपकी जो इच्छा इच्छा हो वो बोल देना, में वो लैंग्वेज हम यूज कर लेंगे। ठीक है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।